मुझे बताइएगा कि इससे पहले कभी कोई फैसला आपने ऐसा देखा है डॉक्टर साहब जिसमें जो सीनियर मोस्ट जज है उससे हट के जो जज साहब हैं वो अपना डिटेल्ड ऑर्डर चाहे डाइसेंटिंग दे रहे हैं उसके अंदर वो ये कंक्लूड कर दें कि ये 3-2 से नहीं ये 4-3 से है? डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि इसमें एक जो ज़ाती इख्तलाफ है वो अय्या हो रहा है और जो म्यूचुअल डिसेंट है बिटवीन इंडिविजुअल्स वो नुमाया ज़्यादा हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन रूल्स में वाज़ेह किया गया है कि चीफ जस्टिस की पोजीशन क्या है, उसे क्या इख्तियार हैं। अब उससे ये तो हम मानते हैं जी ये चीफ जस्टिस इज ऑल्सो जज विद लिटिल मोर सैलरी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो रूल्स हैं वो इख्तियार देते हैं चीफ जस्टिस को। वक्त वो रूल्स जो है उनको तरमीम ना करे उस वक्त तक ये मुश्किल होगा डिटर्मिन करना कि चीफ जस्टिस के ये इख्तियार नहीं है। वेर ऑफ कोर्स आज बैठ जाए, इकट्ठे होकर बैठ जाए और इनके पास तो और कोई ऐसे विरासत करने वाला फर्ज ही कोई नहीं है। अगर ये नाला है उन रूल से, जैसे आपके रूल है जुडिशल कमीशन के, तो उसमें भी कुछ लोग डाला है लेकिन तरमीम नहीं करते। तो जो कार्रवाई होती है अंडर 209 उसमें भी रूल्स हैं, उसमें भी हम नाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन रूल्स को पर वक्त जब तक आप तरमीम नहीं करेंगे आप उनके खिलाफ नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब ये जो पहले 1 मार्च को फैसला आया था उसमें ये बताया गया था कि ये 3-2 से फैसला है। गवर्नमेंट ने बाहर आके लॉ मिनिस्टर साहब ने बोला ये तो 4-3 से फैसला है। आज का ये जो डिटेल्ड ऑर्डर है डाइसेंटिंग, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि ये फैसला 4-3 से है, ये 3-2 वाली बात नहीं है। तो ये 3-2 है, ये 4-3 है आपके ख्याल में? अब ये इंटरप्रिटेशन की बात है, जो फैसला हुई है जो उस वक्त आया था। अब वो कहते हैं जो हमारे जो डिसेंटिंग नोट्स हैं पहले हमने दिए थे उनको भी हिस्सा तस्वर करें फाइनल फैसले का, विच इज अनयूजुअल एंड नॉट रियली पैलेटेबल। मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन अगर उन्होंने उस वक्त कहा होता कि हमारा फैसला ये है तो फिर तो और बात थी। तो अब मैं समझता हूँ कि यू कांट सॉर्ट ऑफ amend the old judgment by new interpretation. अब it has to be read separately। और मैं समझता हूँ कि अगर ये छोटापन आ जाए इस लेवल पे तो लोग कैसे एहतराम करेंगे। अब हमने ये कहना शुरू कर दिया कि फलां जज जो है उसको फलां सियासी पार्टी की शीलबाद है, फलां जज को फलां की शीलबाद है, तो उसमें जो एस क्वालिटी ऑफ अ जज इज कि ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज इम्पार्शियल। तो अगर आप मंसूब करना शुरू कर दें कि हाँ जी ये फलां जज तो है, ये फलां पार्टी के नीचे है, फलां मियाँ साहब के तहत है, फलां इमरान खान का लाइन टो कर रहा है, तो दिस आई थिंक इज समथिंग व्हिच रियली इज गोइंग टू अंडरमाइन द जुडिशियल सिस्टम। सही। आरिफ चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि इस फैसले में जो सबसे पहला रीज़न दिया गया है वो ये है, उन्होंने कहा है कि जब मैटर की पेंडेंसी है बिफोर द हाई कोर्ट्स ऑलरेडी, तो फिर सो मोटो नहीं लिया जा सकता था, मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था चीफ जस्टिस की तरफ से। और उसके अंदर 2 केसेस का हवाला दिया जा रहा है, पहला तो बेनज़ीर भुट्टो केस, दूसरा मंजूर इलाही केस। और उस केस को जब डिस्क्राइब किया जा रहा है, मैंने पढ़ा है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं यहीं से अल्फाज जो मैंने पढ़े हैं वो ये हैं दैट द लॉ कोर्ट्स शुड नॉर्मली बी अप्रोच्ड in first instance but there may be genuine exceptions। यानी कि उसमें बेनज़ीर भुट्टो केस में भी, मंजूर इलाही केस में भी जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ है वो यही हुआ है कि इन द नॉर्मल कोर्स आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास ही जाते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन एक्सेप्शंस होती हैं। और हमें तो यही बताया गया था दैट द लॉ इज ऑल अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स एंड देन एक्सेप्शंस टू दोज जनरल प्रिंसिपल्स। और फिर वो कहते हैं कि जी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इनऑर्डिनेट डिले नहीं हुआ है, क्योंकि जितना भी डिले हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया था, वो ICS जो थी वो पेंडिंग थी, उनके फैसले नहीं हो सके, तो इस केस में सो मोटो नहीं बनता था। वैसे चीफ जस्टिस बंदयाल ने कितने की सो मोटो नोटिस लिए? आप इनको तकरीबन 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया। एक ज़माना था, हमें याद है, साकिब निसार साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, तकरीबन हर रोज़ ही सो मोटो होता था। लेकिन इन्होंने तो काफ़ी जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। आपके ख्याल में सो मोटो बनता था? इस केस में नहीं बनता था।
देखें, बहुत सारे फैसले इस तरह के मौजूद हैं कि जब मामलात हाई कोर्ट में चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन ले ली, और ख़ास तौर पर इस तरह का मामला जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट जस्टिस के लिए कोई भी उसे आर्टिकल 190 की ताकत हासिल है, जो सहूलत इसको नहीं है या हाई कोर्ट के पास नहीं है। बात यह है कि मामला पाकिस्तान में इससे बड़ा मामला कोई हो नहीं सकता, आईनी मामला और फिर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला और लॉ को इन्वॉल्व करने वाला क्वेश्चन ऑफ लॉ, पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये इससे बेहतर क्या सूरत हाल हो सकती थी और मुश्किल तरीन सूरत हाल क्या हो सकती थी कि जहां पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है कि अगर आइन पे अमल दरामद नहीं होता तो उसके नताइज तो हर एक को पता है कि क्या हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस नहीं लेती तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 जो है सब उसे आप बिल्कुल समझे कि वो मौजूद ही नहीं है। और बाकी ये बात है कि आज तक आपने भी देखा अमेरिकन जुरिस्डिक्शन में भी बहुत ज्यादा केसेस मैंने देखे, वहां कोई भी केस आपको शायद ही ऐसा मिलेगा कि जिसमें यूनानिमस हो, वहां डिवीजन होती है और वो उनका अपना नुक्ता नजर होता है। 3 जजेस अगर 7 है तो उसमें से 3, और अगर ज्यादा है तो मतलब कभी 1 की अक्सरियत से कभी 2 की अक्सरियत से फैसले होते हैं। उन फैसलों को फैसले कहा जाता है और वही फैसले जो होते हैं वो काबिल अमल होते हैं और उन्हीं को इम्प्लीमेंट होना होता है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के यानी जजेस जो है वो जब तक बेंच में बैठे ना और कोर्ट रूम में बैठ के आर्गुमेंट ना सुने, उन्हें उनकी राय जो है आपस में जो भी वो चेंबर के अंदर दे उसकी वो हैसियत बाइंडिंग हैसियत नहीं होती। यानी ये तो एक अनोखा तरीकेकार हमने देखा है और ये बिल्कुल बहुत कुछ बयान कर रहा है ये सूरत हाल कि ऐसा हो नहीं सकता कि जज साहबान जो चेंबर में बैठे हैं आपस में उन्होंने कह दिया जी कि ये केस नहीं बनता। जजेस वो हैं 5 जजेस जो बैठे और उन्होंने केस सुना और सुनने के बाद उन्होंने 3 ने कहा कि जी बिल्कुल इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर होने चाहिए, 2 ने जो है उससे इख्तलाफ किया। अब इससे एक चीज जो बहुत वाज़ेह तौर पर मुतरशे हो रही है, वो दो ये कहते हैं है, आरिफ चौधरी साहब, वो दो जिन्होंने इख्तलाफ किया ना, उन्होंने इस बात पे इख्तलाफ किया कि इस पे असकुद नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था, और उससे पहले भी 2 जज साहिबान ने यही कहा था, और उसके बाद फिर एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और फिर उस नए बेंच ने ये फैसला सुनाया 3-2 से। अब ये 2 जो नए बेंच में थे, जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वो कहते हैं कि पिछले 2 फैसला सुना चुके थे और हमारा फैसला भी उनके फैसले के साथ इन लाइन है, तो लिहाजा ये 4-3 हो गए। तो ये आपको समझ आता है कि पुराने बेंच में 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया था और वो फिर बेंच का हिस्सा नहीं रहे, फिर नया बेंच बना, फिर नए बेंच में 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया, फिर उन्होंने कहा वो जो पुराने बेंच में 2 जज साहिबान थे उनका फैसला आ चुका, अब ये हमारा फैसला है, और ये मिलकर 4-3 बन गए। बैरिस्टर साहब, कभी ऐसे हुआ है कि जो जज साहबान केस सुने ना वो महज अपनी राय की बुनियाद पर उसे समझे कि ये फैसला है और बताया भी कौम को कि जी हमारा ये फैसला है? फैसले का तरीकेकार दुनिया भर में यही है कि आप सुनते हैं दोनों पार्टियों को और वो तमाम इश्यूज जो है वो आपके सामने डिलिबरेट होते हैं, उस पर डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद फाइनली आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, उसे एक फैसला कहते हैं। ये तस्वर तो एक चीज हमें बिल्कुल, मैं एक सबसे ज्यादा मुझे मायूसी इसलिए भी हुई है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, इनके बारे में हमेशा हमारी बड़ी ही ज्यादा इनसे तवक्कुआत रही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये पढ़े लिखे भी बहुत है और दरमियान में यानी इनका एकेडमिक हैसियत मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है और इन्होंने उसी अरसे में जब जज थे तो वक्त निकाल के बाहर से यानी फर्दर भी पढ़ के आए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये पढ़ना लिखना तो अपने तौर पर, लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही है तो सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, इतनी तो उस वक्त भी नहीं डिवाइडेड थी जब ये सज्जाद अली शाह वाला मामला था, 2 बेंच बने थे। अब तो डिवीजन समझ में आती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। डिवीजन तकसीम जो है ना सर, जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है वो तो हेल्दी होता है, जमहूरियत में भी ऐसे ही होता है ना। और मैं तो समझता हूँ कि अगर डाइसेंटिंग व्यूज़ आ रहे हैं जज साहिबान के तो वैसे तो वो हेल्दी है,
लेकिन जो इसका जिस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ है वो थोड़ा मेरे लिए अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। बात ये थी कि जहां तक सुओ मोटो की बात है, सुओ मोटो मैं जाती तौर पे इसके हक में इसलिए नहीं हूं, इसलिए कि जस्टिस शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ये जो सुओ मोटो है, आपकी खबर लगती है अखबार में तो सुओ मोटो हो जाता है, मैं शो डालता तो नहीं सुओ मोटो आता, तो सुओ मोटो में कोई अपील भी नहीं है। ठीक, जो मर्जी फैसला हो गया। साकम सार साहब की आज कितनी आप लहदे कर रहे हैं कि उन्होंने सुओ मोटो का ऐसे इस्तेमाल किया एज इफ ही इज 17:1। तो इसका जहां भी इसके गलत इस्तेमाल होने के चांसेस हो, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। इससे अदली जजेस खुद भी आपस में बड़ी देर पिट रहे हैं कि सुओ मोटो जो है इसका मिस यूज हो रहा है। ये फिर आगे हाई कोर्ट ने जब इस्तेमाल शुरू कर दिया तो हम पिट पड़े कि हाँ जी ये तो हाई कोर्ट को तो इख्तियार नहीं है, वो कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये बेसिक इंस्टिंक्ट जुडिशियल है, हम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो सुओ मोटो है, बेसिक आपकी बात से हट के बात कर रहा हूँ मैं, कि जो सुओ मोटो है इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल इक्वली। जिसकी खबर पढ़ के मैं आ जाता हूँ बीच में, हाँ जी सुओ मोटो हो गया, किसी खबर पढ़ के इग्नोर कर दिया। Therefore, this is not really a level playing field even for litigants। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसमें दिलचिकनी होती है जज साहबान की कि मैं भी तो जज हूँ, मैं भी सुओ मोटो ले सकता।